Hey guys, welcome to the new video. आज हम अलग टॉपिक शुरू करने वाले हैं which is यूनिट टेस्टिंग. ठीक है. हम यूनिट टेस्टिंग में भी पाइथन यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं पाइथन हम यूनिट टेस्टिंग में. ठीक है. फॉर मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, और उसके अंदर और डीप में जाएंगे यूनिट टेस्टिंग क्या होता है. ठीक है. तो चलते हैं हम अभी दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है. ठीक है. तो प्रोडक्शन ऑफ बग्स कॉस्ट 10x मोर. अंडरस्टैंड क्रिटिकल रोल ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल. ठीक है. तो ये क्या है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल है. ठीक है. उसके अंदर आता है ये. ठीक है. यूनिट टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक टॉपिक है. तो वो आप और डीप में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ोगे. तो उधर लिखा है कि सरफेस इम्पैक्ट अगर ब्रॉड बग्स डिस्कवर्ड इन प्रोडक्शन लेड टू इमरजेंसी पैचेस, सिस्टम डाउन टाइम एंड लॉस ऑफ यूजर ट्रस्ट. ठीक है. अगर गलती से भी कुछ अ, अगर हम अगर अभी कुछ ऐप को ये किया, मतलब यूजर्स के साथ शेयर किया एप्स. ठीक है. और अगर गलती से उसके अंदर कुछ एरर आ गया, ठीक है, कुछ सिस्टम डाउन टाइम हो गया, तो हम क्या लॉस कर देंगे? यूजर का जो ट्रस्ट था हमारे ऊपर, वो हम लूज कर देंगे. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं सबमर्ज के बाद. अर्ली टेस्टिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिड्यूसेस कॉस्ट बाय आइडेंटिफाइंग लॉजिकल एरर्स अर्ली विद CI/CD प्रिवेंशन रिग्रेशन. ठीक है. तो अगर हमने टेस्टिंग पहले कर ली, जब हम वो प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट भी कम होगा और हमारा यूजर ट्रस्ट भी लूज नहीं होगा. समझे बात? तो दैट्स व्हाट अबाउट दिस वन. मतलब यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, अभी शुरू करेंगे यूनिट टेस्टिंग क्या होता है क्या नहीं होता है. ठीक है. देखते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या होता है. डिफाइनिंग दिस स्मॉल एटॉमिक यूनिट टेस्ट. ठीक है. फोकसिंग ऑन आइसोलेटेड method to ensure granular code reliability. ठीक है. सिंगल यूनिट स्कोप. सिंगल यूनिट स्कोप क्या होता है? वेरीफाइज द बिहेवियर ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज मेथड और अ फंक्शन. ठीक है. सिंगल यूनिट स्कोप क्या करता है? जो सॉफ्टवेयर का सिंगल यूनिट है, ठीक है, सिंगल यूनिट या तो कोई मेथड हो गया फंक्शन का, वो चेक करता है, उसका बिहेवियर चेक करता है. ठीक है. तो इट चेक्स द सिंगल बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर और अ मेथड और अ फंक्शन. ठीक है. तो ये होता है सिंगल यूनिट स्कोप. आइसोलेशन क्या है, देखते हैं. आइसोलेशन क्या है? टेस्ट आर डीकपल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज लाइक डेटाबेस, नेटवर्क्स और फाइल सिस्टम्स. ठीक है. जो टेस्ट हम करते हैं वो अब डीकपल करते हैं. ठीक है. डीकपल करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज. एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज मतलब लाइक डेटाबेस, फिर उसके बाद नेटवर्क. ठीक है. फिर उसके बाद हम उसको फाइल सिस्टम्स के साथ डीकपल करते हैं. ठीक है. अब हम चलते हैं द फास्ट फीडबैक लूप. ठीक है. फास्ट फीडबैक लूप क्या होता है? कीप्स टेस्ट atomic to enable developers to execute hundreds of tests in seconds. ठीक है. फास्ट फीडबैक लूप ये होता है कि वो डेवलपर्स को एनेबल करता है, मतलब इट एनेबल्स द डेवलपर्स टू एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट. मतलब सेकेंड्स में आप 100 टेस्ट, मतलब 100 से 150 टेस्ट, 100 हो गए या तो हजारों टेस्ट सेकेंड्स में ये करने के लिए, मतलब उसका फीडबैक आने के लिए. ठीक है. तो फिर अब है नेक्स्ट अपना एरर लोकलाइजेशन. एरर लोकलाइजेशन क्या कहते हैं? एंश्योर्स डेवलपर्स कैन पिन पॉइंट एग्जैक्टली वेयर एन एरर रिसाइड्स व्हेन अ टेस्ट फेल्स. तो एरर लोकलाइजेशन ये करता है कि डेवलपर्स को एक पिन पॉइंट दे देता है कि कहाँ एग्जैक्टली एरर रिसाइड करता है, मतलब कहाँ एरर ये है, मतलब कहाँ प्रोग्राम में एरर है. तो उसको कहते हैं एरर लोकलाइजेशन. ठीक है. तो ये थे मतलब डिफाइनिंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक यूनिट टेस्ट. ठीक है. अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है हमारा. उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा दूसरा टॉपिक.
आप पहुंचते हैं द टेस्टिंग पिरामिड। ठीक है, द टेस्टिंग पिरामिड, द टेस्टिंग pyramid prioritize high volume unit test by unit tests form the broad stable base of a health testing strategy। सॉरी। ठीक है, तो यूनिट टेस्टिंग का एक पिरामिड है। ठीक है, अब हम वो पिरामिड को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला आता है, जो पहला बेस है, तो पिरामिड का जो बेस है वो है यूनिट टेस्ट। ठीक है, वो अपना फाउंडेशन है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट, मतलब हजारों टेस्ट रन करते हैं सेकंड्स में। तो यूनिट टेस्टिंग वो होता है। यूनिट टेस्टिंग मतलब एक मॉड्यूल को चेक करना, एक मॉड्यूल को टेस्ट करना। ठीक है, विथ 100 ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब हजारों टेस्ट केस लगा के एक मॉड्यूल को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम यूनिट टेस्टिंग। अभी आता है अपना इंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या करता है? इंटीग्रेशन मतलब हम ये चेक करते हैं कि हम जब दो मॉड्यूल्स को हम कंबाइन करके वो टेस्ट करें, मतलब कुछ और टेस्ट करें, वो काम करता है कि नहीं। ठीक है, और हम चेक करते हैं कि कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स अपने आप से कैसे वर्क करता है, मतलब दूसरे कंपोनेंट से कैसे वर्क करता है। ठीक है, या तो वो स्लो काम करता है, या स्पीड में काम करता है, या कॉम्प्लेक्स में काम करता है। हम ये चेक करते हैं कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी है E2E, या तो UI टेस्ट, यूजर इंटरफेस टेस्ट। सो द लास्ट पार्ट, मतलब द लास्ट पार्ट जो है पिरामिड का, वो है UI टेस्ट। UI टेस्ट क्या करता है? द टिप ऑफ द पिरामिड सिमुलेट यूजर बिहेवियर बट आर फ्रेजाइल एंड स्लो। ठीक है, ये क्या करता है? जो यूजर का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसे चेक करता है, मतलब यूजर इंटरफेस टेस्ट करता है। ठीक है, पर वो फ्रेजाइल है और स्लो भी है। ठीक है, समझे? सो दिस इज व्हाट E2E UI टेस्ट मींस। उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया अपने, फिर यूनिट टेस्टिंग हो गया। ठीक है, सो दिस आर द थ्री पिरामिड, मतलब थ्री, एक होगा बेस, फिर मिड, फिर द टॉप पार्ट ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो ये याद रखना कि यूनिट टेस्टिंग में ना ये तीन चीज मेन चीजें होती हैं। दीज आर द मेन थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो अभी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम अपन से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फर्स्ट, व्हाट इज द एंक्रोनिम ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, द एंक्रोनिम ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल इज फास्ट, इंडिपेंडेंट, रिपीटेबल एंड सेल्फ वैलिडेटिंग। ठीक है, अगर हम फास्ट की बात करें, फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट मतलब टेस्ट टेस्ट रन होना चाहिए बहुत जल्दी। तो इधर फास्ट का मतलब क्या होता है? फास्ट मतलब जो टेस्ट हम ये कर रहे हैं, मतलब टेस्ट हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जो टेस्ट हम प्रोग्राम के ऊपर या मॉड्यूल के ऊपर हम जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो बहुत क्विक, मतलब बहुत फास्टली रन होना चाहिए, और फ्रीक्वेंट होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूशन, ऐसे मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए। वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो बहुत तेज होना चाहिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, जो है इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब हर एक टेस्ट जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर एक टेस्ट, वो टेस्ट अपने खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, वो दूसरों पे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे टेस्ट पे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, या रिजल्ट पे, जो भी रिजल्ट हम निकाल रहे हैं उस पे इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट टेल्स अस अबाउट दिस। ओके, ठीक है, तो अभी है रिपीटेबल। रिपीटेबल मतलब रिजल्ट्स मस्ट बी आइडेंटिकल रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट और टाइम। ठीक है, रिजल्ट जो हम रिजल्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स सब कुछ जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिकल होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड टाइम। ओके, अब हम चलते हैं सेल्फ वैलिडेटिंग। सेल्फ वैलिडेटिंग क्या होता है?
ठीक है। सेल्फ वैलिडेटिंग मतलब जो हम टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्लियरली कहना चाहिए कि या तो वो टेस्ट फेल हुआ है या तो वो टेस्ट पास हुआ है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मतलब एक टेस्ट पास हो गया एक टेस्ट फेल हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वो कह क्लियरली कहना चाहिए या तो वो टेस्ट पास हुआ है या तो वो टेस्ट फेल हुआ है। ठीक है। तो ये थे द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है। फास्ट, इंडिपेंडेंट, रिपीटेबल एंड सेल्फ वैलिडेटिंग। अगर मैं और एक बार समझाऊं ये सब, तो फास्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हर एक टेस्ट बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है। इंडिपेंडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट में क्या है कि हर एक टेस्ट अपने खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो दूसरे पर रिलाई नहीं करना चाहिए, जैसे रिजल्ट्स पर रिलाई कर रहा है या दूसरों टेस्ट पर रिलाई कर रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। रिपीटेबल का मतलब होना चाहिए रिजल्ट जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रिजल्ट वो सब आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है। आइडेंटिकल होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए वो रिजल्ट जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और एक है सेल्फ वैलिडेटिंग। सेल्फ वैलिडेटिंग मतलब वो बताना चाहिए कि या तो टेस्ट पास हुआ है या तो टेस्ट फेल हुआ है। ठीक है। तो ये था द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। अभी हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है। ठीक है। चलिए गाइस, अब हम आप पहुंचे हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है स्ट्रक्चर और कोड लॉजिक विद ट्रिपल ए पैटर्न। ट्रिपल ए पैटर्न मतलब अरेंज, एक्ट एंड assert। ठीक है। यूजिंग अरेंज, एक्ट एंड assert टू क्रिएट रीडेबल एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट केसेस। ठीक है। ये ट्रिपल ए पैटर्न क्या है कि हम इससे स्टैंडर्डाइज टेस्ट केसेस बना सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम अभी पहला टॉपिक देखते हैं जो है अरेंज। समझे ना। तो अरेंज का मतलब क्या होता है, हमें अपना जो डेटा है, मतलब जो वेरिएबल्स है प्रोग्राम में, जो डेटा है या कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हमें अच्छे से अरेंज करना होता है, मतलब सेटअप करना होता है उसका। ठीक है। अच्छे खासे से अगर अरेंज करेंगे तब हमारा टेस्ट केसेस जो रहेगा वो अच्छे से पास होगा। ठीक है। अगर मैं अब और एक बार समझाऊं अरेंज का मतलब क्या होता है। अरेंज मतलब जो हमारे प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स या फंक्शंस जो भी है हमारे प्रोग्राम में, वो सब अच्छे से अरेंज्ड होना चाहिए। ठीक है। तभी जाके हमारा प्रोग्राम जो होगा वो अच्छे से एग्जीक्यूट होगा। समझे। तो अभी हम चलते हैं, जो दूसरा है एक्ट। ठीक है। एक्ट का मतलब होता है हमें जो भी फंक्शन, ठीक है, जो भी फंक्शन हमारा चल रहा है, मतलब जो भी फंक्शन या जो भी मेथड टेस्ट हो रहा है अपना, उस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है। इधर लिखा है कि एग्जीक्यूट स्पेसिफिक फंक्शन और मेथड बी टेस्टेड। ठीक है। जो भी फंक्शन या मेथड जो टेस्ट हो रहा है उधर, उसको हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है। समझे ना। और द लास्ट जो है वो है एसर्ट। एसर्ट का मतलब क्या होता है। एसर्ट ये है कि वेरीफाई दैट द एक्चुअल आउटपुट मैचेस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इसमें क्या कहा है कि जो अपना एक्चुअल आउटपुट है, हमें जो एक्चुअल आउटपुट चाहिए और जो अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, लास्ट में जाके उन दोनों को मैच कीजिए। ठीक है। मैच करना मतलब चेक करना है कि वो सेम आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ऐसे। ठीक है। तो ये होता है ट्रिपल ए पैटर्न। तो इसमें यही कहा है कि अरेंज कीजिए, एक्ट, फिर एसर्ट। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, क्या कहता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो है आइसोलेटिंग लॉजिक बाय यूजिंग मॉक्स एंड स्टब्स इफेक्टिवली। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम कैसे अपना जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज है, मतलब जो हमारा, हम अपने एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को कैसे सिम्युलेट कर सकते हैं, to which we can maintain the test of the टेस्ट स्पीड एंड आइसोलेशन। ठीक है। हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपने जो टेस्ट स्पीड और आइसोलेशन को। ठीक है। यूजिंग मॉक्स एंड स्टब्स। ठीक है। तो हम अभी पहले स्टब्स पढ़ेंगे, स्टब्स क्या होता है। ठीक है। प्रोवाइड कैंड आंसर्स टू कॉल मेड ड्यूरिंग द टेस्ट, यूजुअली फॉर डेटा रिट्रीवल। ठीक है। इसका मतलब ये होता है, प्रोवाइड canned answers to calls
मेड ड्यूरिंग द टेस्ट, यूजुअली फॉर डेटा रिट्रीवल। ठीक है, स्टब्स किस लिए यूज होता है? स्टब्स यूजुअली इज यूज्ड फॉर डेटा रिट्रीवल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मॉक्स। मॉक्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स प्री प्रोग्राम्ड विथ एक्सपेक्टेशंस दैट फॉर्म अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द कॉल्स दे आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव। ठीक है, मॉक्स होता है ये। सो व्हाट आर मॉक्स? Mocks are the simulated objects used in unit testing to isolate the code under test by replacing its real external dependencies। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आके एक सिम्युलेटेड ऑब्जेक्ट्स है जो आइसोलेट करते हैं टेस्ट के अंदर, जिसको जो रिप्लेस करता है, मतलब जो रिप्लेस जो हमारा डिपेंडेंसीज है, जो एक्सटर्नल या तो रियल डिपेंडेंसीज है, उसको ये क्या करता है? रिप्लेस करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट अपना तीसरा है जो फेक्स। फेक्स क्या होता है? वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन विद शॉर्टकट्स लाइक एन इन मेमोरी डेटाबेस। तो ये क्या करता है? जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, हमारे एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है, उसको शॉर्टकट्स, ठीक है, शॉर्टकट्स के थ्रू एग्जीक्यूट करता है। लाइक यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ मेमोरी इन द डेटाबेस। ठीक है, समझे ना? तो ये है आइसोलेटिंग लॉजिक बाय यूजिंग मॉक्स एंड स्टब्स इफेक्टिवली। ठीक है, अब देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, देखते हैं हमारा दूसरा सब टॉपिक क्या है। मिलते हैं अभी। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, जो है ड्राइव डिजाइन एक्सेलेंस थ्रू ट्रस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है TDD। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि हम कैसे अपना जो 100% टेस्ट कवरेज एंड क्लीनर आर्किटेक्चर हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अपना रेड। ठीक है, राइट अ फेलिंग टेस्ट केस फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, पहले क्या करना चाहिए हमें? पहला लिखना चाहिए एक कोड, जैसे कि एक टेस्ट केस फेल हो सके। ठीक है, एक स्मॉल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी के लिए एक टेस्ट केस कैसे फेल हो सकता है, उसके लिए एक हमें एक कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड वन इज ग्रीन। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? हमें मिनिमम अमाउंट, जितने से भी जितने कम हो सके उतना कम कोड हमें लिखना पड़ेगा फॉर टेस्टिंग दी फॉर मेकिंग द टेस्ट केस पास। ठीक है, आगे अभी एक एग्जांपल ले लेना, हमने एक टेस्ट केस बनाया है। ठीक है, और वो टेस्ट केस पास नहीं हो रहा। ठीक है, और हमने जाके उसमें जो कोड है हमारा, उसमें हमने जाके डीबगिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो डीबगिंग के टाइम पे ऐसा करना कि इतना छोटा कोड लिखना जैसे कि वो टेस्ट केस पास हो जाए। ठीक है, आप कुछ और कोड चेंज मत करना। ठीक है, अगर कुछ और कोड चेंज करोगे तो फिर वो जो टेस्ट केस पास हुआ, वो भी फेल हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम कोड चेंज करना वो टेस्ट केस पास करने के लिए। ठीक है, अब आता है द थर्ड पार्ट विच इज रिफ्रैक्टर ग्रेड। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? रिफ्रैक्टर, रिफ्रैक्टर मतलब हमने जो कोड लिखा है, बड़ा वाला कोड, ठीक है, उसको हमें क्लीन करना चाहिए। ठीक है, जो भी यूजफुल आइटम्स है हमारे लिए, जो भी यूजफुल है वो रख के, जो भी हमें अनयूजफुल है, मतलब वो प्रोग्राम में जो भी यूजफुल है नहीं, जो भी वेरिएबल हो गया या कुछ और हो गया, ठीक है, वो सब हमें निकाल देना चाहिए। ठीक है, ensuring that the टेस्ट remains ग्रीन, मतलब वो टेस्ट केस भी पास हो जाए और वो छोटा कोड, जो कोड हमने लिखा है, वो भी क्लीन रहे। ठीक है, तो ये मेन तीन पार्ट हमें याद रखना है। वन इज रेड, वन इज ग्रीन, वन इज रिफ्रैक्टर। ठीक है, हमें टेस्ट केस पास करने के लिए ये तीन चीजें, मेन मेन चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में क्या कहता है। तो अब हम सबसे मेन टॉपिक, यूनिट टेस्टिंग का एक सबसे मेन टॉपिक पे आ पहुंचे, विच इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब क्या है कि हम बाउंड्रीज, जो बाउंड्रीज है, जैसे अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि 99 पे वो काम कर रहा है कि नहीं, या वो 101 पे काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, हम हम अगर
ये टेस्ट कर लिया, मतलब ये बाउंड्री वैल्यू अगर हमने टेस्ट कर लिया, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस अगर हमने टेस्ट कर दिया, तो हमें ज्यादा से ज्यादा, जो भी ज्यादा से ज्यादा बग्स हैं हमें वो मिल जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब हमें मिनिमम और मैक्सिमम जो भी वैल्यूज रहेगा उसको टेस्ट करना है। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें द एब्सोल्यूट लिमिट्स, हमें जो एब्सोल्यूट लिमिट्स दिया है, जैसे 0 to 100 हमारा वैल्यू, तो हमें पहले 0 और 100 पे चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि थोड़ा अंदर जाके हमें चेक करना है कि वो वन पे या 99 पे काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वो बेसिक जो लॉजिक है वो 1 और 99 पे काम कर रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, और थोड़ा बाहर, मतलब थोड़ा बाहर जाके हमें चेक करना है कि वो जो बाउंड्री है उससे थोड़ा बाहर जाके चेक करना है कि वो 1 -1 पे या 101 पे काम कर रहा है कि नहीं, कि वो एरर हैंडल कर सकता है कि नहीं, या कुछ गलत आउटपुट दे रहा है या वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है, हमें ये चेक करना है। ठीक है, और हमें ये भी चेक करना है कि जब हमने कोई नल वैल्यू, जैसे हमने कुछ दिया ही नहीं, वो वैल्यू को कुछ दिया ही नहीं, हमने वो ऐसे ही छोड़ दिया, उस पे वो क्या करता है, मतलब वो जो प्रोग्राम है उस चीज पे, जैसे हमने अभी दिया, हमने कुछ वैल्यू दिया 0, चलो नल वैल्यू मान लो, कुछ भी नहीं दिया हमने, और ऐसे ही खाली छोड़ दिया हमने, वो स्पेस को हमने ऐसे ही खाली छोड़ दिया, तो उस टाइम पे जो वो प्रोग्राम है वो क्या करेगा। ठीक है, समझे ना। तो वो प्रोग्राम पे, वो टाइम पे जब कोई वैल्यू एम्प्टी हो जाता है, उस टाइम पे वो प्रोग्राम क्या करेगा, ये हमें समझना है। तो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अगर मैं और एक बार समझाऊं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होता है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले जो एक्चुअल वैल्यू पे हमें टेस्ट करना चाहिए, जो अपना 0 और 100 है। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा अंदर आना चाहिए, हमें टेस्ट करना है 1 और 99 पे। ठीक है, वो काम कर रहा है कि नहीं, करेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, या गलत काम कर रहा है, वो चेक करना है। फिर हमें थोड़ा बाहर जाके चेक करना है, बाउंड्री के बाहर, जैसे -1 हो गया, या तो -101 पे हमें चेक करना है कि वो प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि वो प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम नल वैल्यू मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं, 0, उस पे काम कर रहा है कि नहीं। बस, you have to test on this things, means on this points. So this is called boundary value analysis. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब आप पहुंचे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सेलेक्टिंग द राइट टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर योर स्टैक। आप अपने जो भी कोडिंग लैंग्वेज आपने लिखा है उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क जो है उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, अगर आपने जावा लैंग्वेज यूज किया, आपने कोडिंग में, आपने जो वेब एप्लीकेशन या कोडिंग में आपने जावा यूज किया, तो आप JUnit 5 यूज कर सकते हो फॉर फ्रेमवर्क टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो उसका जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, स्ट्रॉन्ग आईडी सपोर्ट है, और एंड एक्सटेंसिव इकोसिस्टम है उसका। ठीक है, तो अगर आप जावा यूज करते हो तो JUnit 5 यूज कीजिए, बिकॉज बहुत सारे मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है उसका, नया बहुत अच्छा मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है। फिर उसके बाद उसका स्ट्रॉन्ग आईडी सपोर्ट है। ठीक है, और उसका एक्सटेंसिव इकोसिस्टम है। ठीक है, तो अगर आपने दूसरे पाया, तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज किया है, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट यूज किया है, तो आप जस्ट यूज कर सकते हो। और मीन्स अगर जस्ट अगर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्ट इन मॉकिंग है, एंड एक्सेलेंट स्नैपशॉट टेस्टिंग फॉर यूआई। ठीक है, तो इसमें ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आप अगर जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो आप ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, और उसके अंदर आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगी वो ये बेनिफिट्स है, की स्ट्रेंथ्स है। ठीक है, अगर आपने पाइथन यूज किया है, अगर आपने आपके प्रोग्राम में पाइथन यूज किया है, ठीक है, तो आप पाई टेस्ट यूज कर सकते हो। पाई टेस्ट यूज करोगे तो आपको सिंपल सिंटैक्स मिलेगा। ठीक है, पावरफुल फिक्सचर्स मिलेंगे, और डिटेल्ड फेलियर रिपोर्ट्स। अगर आपका कोई कोड फेल हो गया तो उसके बारे में आपको डिटेल में फेल रिपोर्ट्स मिलेंगे कि कहाँ एरर था, क्या हुआ था, क्या एग्जीक्यूशन में गलती थी, ये सब। ठीक है,
अगर आप सी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, ठीक है, तो आप एक्स यूनिट यूज कर सकते हो। अगर उसके बेनिफिट्स देखें तो वो है मॉडर्न, ठीक है, एक्सटेंसिबल है, हैंडल करता है पैरेलल टेस्ट, मतलब आप पैरेलली टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास दो कोड है तो आप उसको पैरेलली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे चार प्रोग्रामों के बारे में, ठीक है, विच फ्रेमवर्क यू कैन यूज while you're coding on this using this programming language, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखते हैं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वर्सेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। हम अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम यूनिट टेस्टिंग का अगर स्कोप देखें तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, वो ओनली एक यूनिट को टेस्ट कर सकता है। या तो वो एक फंक्शन हो सकता है, या तो वो एक ब्लॉक ऑफ कोड हो सकता है, या वो एक क्लास हो सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि जो स्कोप है वो मल्टीपल मॉड्यूल्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स है, ठीक है। हम एक साथ हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो यूनिट टेस्टिंग का स्पीड है वो बहुत फास्ट है, मतलब इट्स एक्सट्रीमली फास्ट। वो मिली सेकेंड में अपने को टेस्ट, मतलब जो भी हमें टेस्ट किया उसका आउटपुट दे देता है, ठीक है। और जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग की तरफ आए हम, तो उसका स्पीड यूनिट टेस्टिंग से थोड़ा स्लो है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग से थोड़ा स्लो है, इट इज स्लोअर देन यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। वो आपको जो भी आउटपुट है वो आपको सेकेंड्स या तो मिनट्स में देगा, ठीक है। और इसके जो डिपेंडेंसीज है, यूनिट टेस्टिंग के जो डिपेंडेंसीज है वो है मॉक्ड और स्टब्ड, ठीक है। इसके डिपेंडेंसीज है मॉक्ड और स्टब्ड। अगर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की डिपेंडेंसीज देखें तो इसकी डिपेंडेंसीज है रियल डेटाबेस, मतलब रियल डेटाबेस चाहिए इसको और एपीआई चाहिए, फिर फाइल्स, ठीक है। अब अगर इसकी फेलियर पॉइंट देखें हम, इसका फेलियर पॉइंट देखें तो इजी टू पिन पॉइंट। इसका फेलियर पॉइंट बहुत इजी भी हो सकता है, या तो वो पिन पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो इसका फेलियर पॉइंट बहुत डिफिकल्ट टू आइसोलेट, मतलब इसका फेलियर पॉइंट बहुत मुश्किल से मिलता है अपने को, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है, या तो बहुत आइसोलेट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ा कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ चुके हैं। ये टॉपिक कहता है कि हम अपने कोड को कैसे लिख सकते हैं, मतलब जो टेस्ट केसेस हम लिखते हैं या टेस्ट केसेस हम बनाते हैं और हम उसको टेस्ट करते हैं अपने कोड पे, तो वो टेस्ट करते वक्त बहुत आसानी से कैसे ना टूटे। हम जो कोड लिख रहे हैं वो अपने जो अपना टेस्ट केसेस के लिए बहुत आसानी से ना टूटे, ठीक है। हम अभी देखेंगे कि हम कैसे अपना रिफ्रैक्टर कोड लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इधर कहा है कि फ्रजाइल डेफिनेशंस, ठीक है, टेस्ट दैट फेल ड्यू टू चेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स रादर देन चेंजेस इन द बिहेवियर, ठीक है। ये टेस्ट फेल होते हैं जब हम इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। बिहेवियर में कुछ चेंज नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन में चेंज होता है, ठीक है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज बिहेवियरल फोकस, ठीक है। हम फोकस करना है कि वो कोड क्या करता क्या है, ठीक है, नॉट हाउ इट डज इट, मतलब वो क्या करता है हमें वो समझना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो कैसे करता है, ठीक है। तो वो हो गया अपना सेकंड पॉइंट, ठीक है। हमें अपना बैलेंस्ड इंटीग्रेशन रखना चाहिए, मॉक एक्सटर्नल बाउंड्रीज बट अलाउ इंटरनल लॉजिक टू एग्जीक्यूट नेचुरली, ठीक है। हमारे जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है उसको हमें मॉक करके रखना चाहिए, और हमारा जो इंटरनल लॉजिक है उसको हमें नेचुरली रन होना चाहिए, मतलब नेचुरली रन करने के लिए अलाउ करना चाहिए, ठीक है।
अगर हमने ओवर मॉकिंग कर दी, उसका भी एक रिस्क है। ठीक है, तो ओवर मॉकिंग का मतलब क्या हो गया? जब अगर हमने कोई टेस्ट केस लिखा, ठीक है, और उसके जो इंटरनल मेथड्स जो होते हैं, तो तभी पास हो जाएंगे जब सिस्टम, मतलब जब सिस्टम खराब हो जाए। ठीक है, समझे ना? तो ओवर मॉकिंग रिस्क बहुत रहता है। ठीक है, तो ये समझिए कि हम अपना कोड कैसे लिख सकते हैं। पहली चीज तो ये समझिए कि हम ये समझना चाहिए कि हमारा कोड क्या करता क्या है। ठीक है, ये नहीं समझना चाहिए कि वो कैसे करता है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आवर कोड डज। ओके, उसके बाद आता है बैलेंस्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें अपना इंटीग्रेशन जो है वो बैलेंस्ड रखना चाहिए। ओवर मॉकिंग रिस्क, ओवर मॉकिंग मतलब हमें अपना जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है वो उतना भी मॉक करके नहीं रखना चाहिए कि जब हमारा इंटरनल बाउंड्रीज हर बार पास हो जाए, मतलब अगर वो कोड भी क्रैश हो जाए ना तब भी पास कर जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये थे जो हमारे वर्ड फेडरल टेस्ट दैट ब्रेक इजीली। ये टेस्ट हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने समझा कि हम कैसे कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इस पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे एक टेस्ट कर सकते हैं, पैरामीटराइज्ड टेस्ट फॉर डेटा ड्रिवन वैलिडेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि कंसोलिडेट टेस्ट लॉजिक। ठीक है, इसमें कहा है कि यूज पैरामीटराइजेशन टू फीड अ सिंगल टेस्ट अ टेबल ऑफ इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक स्पेसिफिक इनपुट देना चाहिए और हमें उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा एक टेबल बनाना चाहिए जिसमें हम इनपुट दे रहे हैं और उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमें वो लिख के रखना चाहिए, जैसे कि वो टेस्ट पास हो सके। मतलब अगर हम वो इनपुट दे रहे हैं और वो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है तो वो टेस्ट केस पास हो जाए। ठीक है, और ऊपर से कहा है कि रिडंडेंसी कम कर देना। ठीक है, reduce redundancy, reduce code duplication and makes it easier to add new test cases। ठीक है, अगर हम कोड डुप्लीकेशन ऐड करेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा नए टेस्ट केसेस ऐड करने के लिए। ठीक है, अगर हमने कोड डुप्लीकेशन कम कर दिया तो वो इजी रहेगा हमारे लिए कि हम टेस्ट केसेस, मतलब नए नए टेस्ट केसेस हम ला सकते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क सपोर्ट, फ्रेमवर्क सपोर्ट भी इसमें मेन रोल प्ले करता है। जैसे जे यूनिट एंड पाई टेस्ट सपोर्ट करता है अच्छे क्लीनर और मेंटेनेबल टेस्ट सूट्स। ठीक है, क्लीनर भी रहता है और मेंटेनेबल भी है। ये दो जो फ्रेमवर्क्स है हम यूज करेंगे, जे यूनिट और पाई टेस्ट, ये मेंटेनेबल है। ठीक है, मेंटेनेबल है और अच्छा चलता भी है। ठीक है, और है दूसरा अपना बिजनेस लॉजिक वैलिडेशन। इट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर वैलिडेटिंग बिजनेस रूल्स विद मेनी परम्यूटेशंस। ठीक है, अगर आप जब एक वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो बिजनेस रूल्स होते हैं, जो जो कस्टमर ने हमें रूल्स दिए हैं कि हाँ ये रूल्स को पास होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो आप एक बार उस परम्यूटेशन से, मतलब वो टेस्ट केसेस एक बार पास करके देखिए कि वो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये चार पॉइंट थे अपने, हम कैसे अच्छे से टेस्ट केसेस पास करवा सकते हैं अच्छे से। तो बस इतना ही था ये टॉपिक में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक में, देखते हैं उसमें क्या है हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक में। तो अब हम एक मॉडल देखेंगे विच इज सीम मॉडल, और हम इसको टॉपिक है रिफ्रैक्टरिंग लेगेसी कोड विद सीम मॉडल। ठीक है, एक सीम मॉडल करके एक मॉडल है, तो उसके इससे हम रिफ्रैक्टरिंग लेगेसी कोड कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सीम्स। ठीक है, लुक फॉर मेथड कॉल्स और ऑब्जेक्ट क्रिएशन दैट कैन बी इंटरसेप्टेड। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रेक डिपेंडेंसीज। हमें पहले जो भी हमारा मॉक कोड है, ठीक है, उनको सब वो डिपेंडेंसीज सबको हटा देना है अपने कोड से। ठीक है, इंट्रोड्यूस इंटरफेसेस और डिपेंडेंसीज इंजेक्शन टू अलाउ फॉर मॉकिंग। इन सबको हटा के पहले हमें, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? अपना जो करंट कोड है, राइट टेस्ट डिस्क्राइबिंग करंट बिहेवियर और रिफ्रैक्टरिंग प्रिजर्व्स इट। ठीक है,
पहले हमें क्या करना चाहिए, वो जो टेस्ट केसेस है, मतलब वो टेस्ट के जो टेस्ट केसेस है उसे देख के हमें रन करना चाहिए। ठीक है, तो ये था, बस इतना ही था ये टॉपिक में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। तो अब हम देखेंगे कि एक टॉपिक है मेजरिंग सक्सेस थ्रू टेस्ट एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा सक्सेस हमारे टेस्ट केसेस पे डिपेंड है। ठीक है, अगर हमारे टेस्ट केस पास हो गए तो हमारा जो सक्सेस है वो भी, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, पहला लाइन है वो है पास रेट। ठीक है, पास रेट मतलब द परसेंटेज ऑफ टेस्ट दैट आर पास। ठीक है, जब हमने पहला रन किया, मतलब जो टेस्ट केसेस का पहला रन हमने किया था, उस टाइम पे हमारे कितने टेस्ट केस पास हुए। ठीक है, वो एक मेन पॉइंट मैटर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन टाइमिंग। एग्जीक्यूशन टाइम मतलब वो टेस्ट केसेस रन होने में कितना टाइम लगा अपने को। ठीक है, वो एग्जीक्यूशन चलने में, मतलब वो टेस्ट केसेस पास होने में, या वो टेस्ट केस रन होने में हमें कितना टाइम लगा। ठीक है, दैट्स द सेकंड पॉइंट विच मैटर्स। ठीक है, फिर हो गया फ्लेकीनेस इंडेक्स। ये है कि फ्लेकीनेस इंडेक्स मतलब इसमें क्या बताते हैं हम, कि कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ द टेस्ट डाटा पास्ट और फेल। ठीक है, विदाउट कोड चेंजेस। ठीक है, इसमें क्या बताएंगे हम, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट जो भी है उसमें पास रेट और फेल रेट जो है वो क्या है, विदाउट चेंजिंग द कोड। मतलब अगर अभी एक टेस्ट केस फेल हो गया, पास हो गया, ठीक है, हम उसको कोड चेंज करे बिना उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो मैटर करता है। ठीक है, कोड कवरेज द परसेंटेज ऑफ लाइंस और ब्रांचेस टच्ड बाय द टेस्ट सूट। ठीक है, कोड कवरेज मतलब क्या होगा कि जब टेस्टिंग हो रहा है हमारा, मतलब वो कोड का जो टेस्टिंग हो रहा है उस टाइम पे हमारे कितने लाइंस चेक हुए, समझे, कितने लाइंस चेक हुए वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये थे 4 पॉइंट जहाँ पे हमारा सक्सेस मेजर होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दूसरा टॉपिक क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं थोड़े बहुत और टूल्स जो भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला टूल है मोकिटो। मोकिटो है जो जावा के लिए यूज होता है। ठीक है, ये है मोकिटो क्रिएटिंग मॉक्स, मतलब डिपेंडेंसीज क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, और ये वेरीफाई करता है इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरेक्शंस को वेरीफाई करता है विद अ क्लीन एपीआई। ठीक है, ये टेस्ट करता है कि जो भी हमारा इंटरेक्शंस है वो चलता है कि नहीं विथ एपीआई। ठीक है, एपीआई आप बाद में पढ़ोगे। ठीक है, फिर आता है मॉक डॉट नेट, a popular library for .NET that utilizes lambda expressions for intuitive setup। ठीक है, इसमें lambda expressions यूज होते हैं सेटअप करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिनोन डॉट जेएस। सिनोन डॉट जेएस यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, स्टैंडअलोन टेस्ट स्पाइसेस स्टब्स एंड मॉक्स फॉर एनी यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये ज्यादातर यूनिट टेस्टिंग के लिए यूज होता है, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क के लिए यूज होता है। इसमें अपने को स्पाइक्स मिलते हैं, स्टब्स मिलते हैं, मॉक्स भी मिल जाते हैं वैसे। ठीक है, और है यूनिटेस्ट डॉट मॉक विच इज यूज फॉर पाइथन। अभी जो हम पढ़ रहे हैं पाइथन, उसके उसके लिए हम यूनिटेस्ट डॉट मॉक यूज करते हैं। ठीक है, जो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है। ठीक है, पाइथन के अंदर जो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है फॉर रिप्लेसिंग पार्ट्स ऑफ सिस्टम विथ मॉक ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे पार्ट्स हैं, सिस्टम के जो पार्ट्स हैं हमारे, उसको हम मॉक ऑब्जेक्ट्स के साथ रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ये था जो 4 फ्रेमवर्क्स थे। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले हमने दूसरे भी फ्रेमवर्क्स पढ़े थे। ठीक है, ये और 4 फ्रेमवर्क्स हो गए जिससे हम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक क्या है। तो हम देखेंगे द लास्ट सेकंड टॉपिक विच इज द साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग, शिफ्टिंग माइंडसेट। ठीक है, हम जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हमारा माइंडसेट बहुत चेंज होता रहता है। ठीक है, एक है अपना इंटीग्रेटेड क्वालिटी। ठीक है, हम इन टेस्टिंग इज नॉट आफ्टर दो और क्यूए टास्क, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइटिंग हाई क्वालिटी कोड। ठीक है, हमें हाई क्वालिटी कोड लिखना पड़ता है तभी जाके हमारा टेस्ट केसेस है जो पास होता है। ठीक है, और बेटर डिजाइन मतलब जब डेवलपर्स अपना प्राइड बनाना चाहते हैं, ठीक है, तब उस टाइम पे वो क्या करते हैं, सबसे मुश्किल कोड, ठीक है,
प्रोड्यूस मोर मॉड्यूलर और सबसे मुश्किल कोड या अंडरस्टैंडेबल डिजाइन बनाते हैं। ठीक है। फिर होता है एक है जॉब सेटिस्फेक्शन। ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग कल्चर लीड्स टू हायर जॉब सेटिस्फेक्शन विथ लेस स्ट्रेसफुल फाइव फाइटिंग एंड मोर क्रिएटिव सॉल्विंग। ठीक है। तो ये थे 3 पॉइंट्स ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग शिफ्टिंग माइंडसेट्स। ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेस वीडियो। ठीक है। द समरी ऑफ यूनिट टेस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो अगर आपको यूनिट टेस्टिंग अच्छे से सीखना है तो क्या क्या कर सकते हो आप। तो इसमें कहा है कि राइट वन assertion पर टेस्ट, ensure each test have a single reason to fail for easier debugging। ठीक है। तो आप क्या करना है कि एक टेस्ट के लिए एक सिंगल रीजन बना दीजिए कि वो फेल हो सके, मतलब ऐसा ऐसा एक टेस्ट बनाइए जिसमें वो जो अपना जो टेस्ट है वो फेल हो। ठीक है। क्योंकि आप फिर उसके बाद आप इजियर डिबगिंग कर सकते हो ना। ठीक है। डोंट टेस्ट फॉर ट्रिवियल कोड। ट्रिवियल कोड मतलब अवॉइड टेस्टिंग सिंपल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अवॉइड मतलब जो आप सिंपल कोड को टेस्ट कर रहे हो उसे छोड़ो, और जो लॉजिक है, लॉजिक और कैलकुलेशन है उस पे मेन फोकस कीजिए। ठीक है। फिर आता है कीप टेस्ट डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है। रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ चांस लाइक रैंडम नंबर करंट टाइम फ्रॉम टेस्ट। ठीक है। ये सब रिमूव करके आप टेस्ट कीजिए। ठीक है। फिर ऑटोमेट एवरीथिंग, इंश्योर टेस्ट रन ऑन एवरी कमिट वाया CI/CD पाइपलाइन। CI/CD पाइपलाइन आप बाद में पढ़ोगे, अभी नहीं है आपके में। ठीक है। आप ये कर दो कि ऑटोमेट कर दो, हर एक टेस्ट को ऑटोमेट कर दो कि वो टेस्ट हर एक कमिट पे काम करता जाए, काम करता जाए। ठीक है। तो फिर और एक लास्ट पॉइंट है, नेम टेस्ट क्लियरली। ठीक है। टेस्ट को क्लियरली नेम कीजिए कि ये टेस्ट क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या यूज है ये टेस्ट का, क्या चेक करेगा। ये सब आप चेक कीजिए, मेन थिंग आपका यही है। ठीक है। तो ये मेन 4-5 पॉइंट थे। ठीक है। आप इससे अच्छा यूनिट टेस्टर बन सकते हो। ठीक है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, टेस्टिंग मास्टरी रोड मैप। ठीक है। पहले आपको लर्न सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स सीखना पड़ेगा आपको अच्छे से, अच्छा खासा सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। जे यूनिट या जेट जस्ट का जो प्राइमरी टेस्टिंग फ्रेमवर्क है उनके लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको अप्लाई ए जो ट्रिपल है, ठीक है, अरेंज एक्ट फिर श्योर जो भी है वो सब सीखना पड़ेगा। फिर आपको मॉकिंग को मास्टर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एडॉप्ट टीटीडी, टीटीडी जो था वो करना पड़ेगा, टेस्ट टेस्ट ड्रिवन डिपेंडेंसीज। फिर आपको आर्किटेक्चरिंग सीखना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको मास्टर करना है यूनिट टेस्टिंग में तो आपको ये 5 चीजें याद रखनी चाहिए। ठीक है। आई थिंक बस लास्ट टॉपिक हो गया। ठीक है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए आपका कोडिंग गुरु साइनिंग ऑफ।